5 साल, 4 फैमिली मेंबर्स, 3 मुल्क, एक ख्वाब। ये कहानी है कि कैसे मैं, मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे पाकिस्तान से यूनाइटेड स्टेट पहुंचे, EB3 इमिग्रेंट वीज़ा पर। मैं एज अ मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट आपसे ये सब बातें शेयर करूंगा। आपको बताऊंगा हर फीस के बारे में, हर डिले के बारे में और हर उस लम्हे के बारे में जब मैंने तकरीबन उम्मीद छोड़ दी थी। अगर आप भी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं और अमेरिका आने का सोच रहे हैं, ये वीडियो आखिरी आखिर तक ज़रूर देखें। मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कितना खर्चा आता है और एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है। अस्सलामु अलैकुम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है इरफान बिशारत। मैं एक मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और आजकल मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना चार्ल्सटन में काम कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ तक का सफ़र वैसा नहीं है जैसा यूट्यूब पे आप अक्सर देखते हैं, बल्कि इस सफ़र को 5 साल और 5 महीने लगे। मार्च 2018 से जब मैंने पहली बार एक इंटरनेशनल रिक्रूटर का फ़ोन उठाया था, यहाँ से लेकर अगस्त 9 2023 तक, जब मेरी फैमिली ने फाइनली अमेरिका की ज़मीन पर कदम रखा। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, टाइमलाइन, पैसे और वो असली चैलेंजेस जो कोई नहीं बताता। चलें शुरुआत करते हैं। दरअसल इस सारे प्रोसेस की शुरुआत 2018 से नहीं हुई थी, बल्कि ये शुरुआत 2016 से हुई थी। मैं उस वक्त दुबई में मुकीम था और मेरा नई नई दुबई में जॉब हुई थी और खुशकिस्मती से मैंने तब एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ कांटेक्ट कर लिया था। डील सिंपल थी कि वो मुझे किसी भी मतलब ये रिक्रूटमेंट एजेंसी जो थी मुख्तलिफ वीज़ों पर हेल्थ केयर वर्कर्स को लाती थी और आप एक सेट मुद्दत के लिए उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे। उसके बाद जो है वो आपको आगे जो है कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप फ्री हैं और अपनी मर्जी से अपने करियर परस्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत मुझे 2017 में तब पेश आई कि जब ट्रंप ने पहली बार अपना इलेक्शन जीता और वो ऑफिस में आया और उसने आकर H1B, जो कि ओरिजिनल वीज़ा था, जो मेरा एम्प्लॉयर पहली दफ़ा जिसको परस्यू कर रहा था, उस पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी। और ये बिल्कुल आजकल के हालात से मेरी जो कहानी है वो रेजोनेट करती है। और इस कहानी को बताने का मकसद भी एक मोटिवेशन पैदा करना है जो आजकल के हेल्थ केयर प्रोफेशनल आगे अमेरिका में आना चाहते हैं। फिर क्या था, खामोशी था छा गई और तकरीबन एक पूरा साल मेरे एम्प्लॉयर ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। फिर ये मार्च 2018 की बात है और मैं उस वक्त भी दुबई में ही एज ए मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट बात कर रहा था। तो मुझे मेरे उसी एम्प्लॉयर ने दोबारा कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा वो H1B की बजाय मेरा EB3 इमिग्रेंट वीज़ा फाइल करना चाहते हैं। और बिल्कुल उसी तरह ही होगा कि मुझे अमेरिका आने के बाद उनके साथ कुछ देर काम करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने के बाद आई विल बी फ्री टू मूव ऑन। इसके लिए वो मेरे सारे जो लीगल फीसेस और जो जितना भी वीज़ा और ट्रैवल है उसका एक्सपेंस वो उठाएंगे। 13 मार्च 2018 को पहली कॉल आई मेरे इंटरनेशनल प्रोग्राम एसोसिएट की। उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया और ये प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इस प्रोसेस से मुझे लगा तकरीबन, जो टाइमलाइन सेट हुई उससे मुझे लगा कि तकरीबन 2 साल या शायद 3 साल के अंदर अंदर मैं अमेरिका आ जाऊंगा। पर नहीं, इस स्पॉइलर अलर्ट, इस सारे अरसे को 5 साल और 5 महीने लगे। मई 2018 से पहला सबसे बड़ा स्टेप शुरू हुआ
वो था परम लेबर सर्टिफिकेशन। ये एक ऐसी सर्टिफिकेट है जिसमें एम्प्लॉयर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में एप्लीकेशन फाइल करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि ये जो हेल्थ केयर वर्कर है इसकी अमेरिका में जो हमें रिक्वायरमेंट है और हमें यूएस से कोई एम्प्लॉय नहीं मिल रहा। तो ये मुझे उन्होंने मई 2018 में बताया। फिर इसके बाद क्या था, इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। मुझे जून 2018 से लेकर 2019 तक हर महीने एक 30 डे अपडेट ईमेल आती थी अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, और उसमें मुझे ये बताया जाता था कि भाई हम इस पे काम कर रहे हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं। इस पे सोने पे सुहागा। फिर कोविड आ गया और हर चीज स्लो हो गई। हत्ता कि जनवरी 2021 में चीज़ों ने थोड़ा सा तोल पकड़ा और थोड़ा सा मेरे प्रोसेस में तेज़ी आई। मुझे एक ईमेल रिसीव हुई जिसमें उन्होंने ATA 989 और कुछ क्वेश्चनेयर्स को फिल करने के बारे में दोबारा से वो ईमेल भेजी थी, और ये मैं अब तक इन तकरीबन 2 से 3 सालों में 4 से 5 दफ़ा जो था वो भर के दे चुका था। लेकिन मार्च 2021 में मैंने ETA का ये फॉर्म और वो क्वेश्चनेयर दोबारा भर के अपने एम्प्लॉयर को दिए और बगैर किसी उम्मीद के अपनी ज़िंदगी में दोबारा मगन हो गया। मेरी मार्च 2021 की ETA की सबमिशन के बाद अ, ये 3 साल की खामोशी का इंतज़ार टूटा। अच्छा, ये जो 3 साल का दौरानिया है, इसके दौरान मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत, यानी एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। मैं दुबई से निकलकर यूके आ गया था और यूके में एक बड़ी मारूफ एक हेल्थ केयर सेटअप है, नफील्ड हेल्थ के नाम से, उसके अंदर एज ए सीनियर बायोमेडिकल साइंटिस्ट जॉब कर रहा था। यूके की इस जॉब से मुझे स्टेबिलिटी तो मिली थी, लेकिन अभी भी अमेरिका का दरवाज़ा नहीं खुला था। तो जब मेरा 2021 में मार्च में जब मेरा ETA फाइल हुआ, उससे लेकर फरवरी 2022 तक, ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। तब तक मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरा परम सर्टिफिकेट का क्या बना। तकरीबन इसको भी अप्रूवल मिलते मिलते ऑलमोस्ट 11 से 12 महीने लग गए। उसके बाद मुझे फरवरी 8 को मेरे एम्प्लॉयर ने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा मेरा यूएस की I-140 पिटीशन अप्लाई करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह 10 फरवरी को मेरी ये होगी। और 10 फरवरी का दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम दिन है कि जब 10 फरवरी को मेरी I-140 पिटीशन फाइल कर दी, और इसके साथ उन्होंने प्रीमियम प्रोसेसिंग वाला प्रोसीजर अडॉप्ट किया। प्रीमियम प्रोसेसिंग की एक्स्ट्रा फीस पे करके उन्होंने 17 फरवरी 2022 तक इसकी अप्रूवल ले ली। और वो दिन मुझे आज भी याद है कि जब मुझे वो ईमेल मौसूल हुई जिसमें ये लिखा था कि कंग्रेचुलेशन ऑन योर I-140 अप्रूवल। ये ये वो लम्हा बहुत ख़ास था। 4 साल बाद मेरे पास फाइनली एक अप्रूव इमिग्रेशन पटिशन थी। मेरी पार्टी डेट लॉक थी, और इस वक्त तक मेरे 3 डिपेंडेंट हो चुके थे, जिसमें एक मेरी वाइफ, एक बेटा और एक बेटी। और ये सब ऑफिशियली इस सारे प्रोसेस का अब हिस्सा थे, और मुझे पहली बार लगने लगा कि मेरा अमेरिका जाने का ख्वाब पूरा होने वाला। लेकिन ये बात गलत साबित हुई। अभी रास्ते में और बहुत सी मुश्किलात थी, इंशाल्लाह वो मैं आप वक्तन फवक्तन बताऊंगा। एक तो सबसे बड़ी मुश्किल डॉक्यूमेंट थी, क्योंकि इस प्रोसेस को तकरीबन 5 साल हो चुके थे। मेरे बहुत से डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गए थे। उन डॉक्यूमेंट्स को मुझे दोबारा बनवाना था, जिसमें एक सबसे अहम डॉक्यूमेंट वीज़ा स्क्रीन का है। और यकीन जानिए, मेरे लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी, क्योंकि पहली दफ़ा भी जब मैंने वीज़ा स्क्रीन अपना
लिया था तो मुझे बहुत ज़्यादा तकदो करनी पड़ी थी, और 5 साल बाद मुझे दोबारा से अपना वीज़ा स्क्रीन सर्टिफिकेट अप्लाई करना था। और इस 5 साल के अरसे के दौरान मैं 3 ममालिक में रह चुका था, यूएई, यूके और पाकिस्तान। और मुझे इन 3 ही कंट्रीज के बहुत से डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करवाने थे और उनकी वेरिफिकेशन दोबारा से करवानी थी। तो ये सच में एक नाइट में से कम नहीं था। और मुझे अपना लाइसेंसेस में सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे वैसे लाइसेंसेस ही को जो था वो करवाने के लिए आई, क्योंकि यूके में मुझे नहीं समझ आती कि इनका क्या प्रोसेस है और ये क्यों इस तरह का रवैया रखते हैं। उन्होंने मेरा जो एचसीपीसी था, उन्होंने कहा कि हम थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन नहीं करते। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे बड़ी तगोदो करनी पड़ी, एचसीपीसी के ऑफिस से जाके मैंने डॉक्यूमेंट लिए, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको मैंने फिर वीज़ा स्क्रीन को यूएस में फॉरवर्ड करवाया एचसीपीसी से, जिससे उन्होंने मुझे मेरा वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया। और यूएई में भी इसी तरह ही हुआ, और इसके अलावा पाकिस्तान का भी मेरा ऑनलाइन था, और वो इजीली डॉक्यूमेंट जो थे वो एक्सेप्ट हुए थे। मुझे उम्मीद थी मेरा केस तो सिंपल होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं 3 मुल्कों में रह चुका था, इसके अलावा वीज़ा स्क्रीन के अलावा मुझे और भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। मुझे पाकिस्तान से अपना जो था पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए था। यूएई में भी क्योंकि मैं 6 महीने से ज़्यादा रह चुका था, मुझे यूएई का भी अपना पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए था। और इसके अलावा मुझे जो है यूके का भी अपना एक तरह का पुलिस रिकॉर्ड सबमिट करवाना था। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को भी गैदर करने में मेरी अच्छे खासे पैसे प्लस एफर्ट्स लगी। फिर एक मज़े का काम ये हुआ कि मुझे जनवरी मुझे दिसंबर 2022 में एक लेटर मसूल हुआ, और उन्होंने कहा कि वो जनवरी 2023 में मेरा वीज़ा जो है वो इंटरव्यू के लिए स्केड्यूल कर दिया गया। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी काउंसलर प्रोसेस के लिए लंदन एम्बेसी जो थी उसका इंतखाब किया था, क्योंकि मैं उस वक़्त यूके में मुकीम था और मेरे लिए फिजिबल लंदन एम्बेसी थी, क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी और हम सब वहाँ जा सकते थे। लेकिन मुझे, जिस तरह मैंने आपको बताया, बहुत से यहाँ इश्यूज का सामना करना पड़ा। मेरा वीज़ा स्क्रीन जो था वो अभी हम्म, अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था। इसके अलावा मेडिकल और बाकी चीज़ें जिसमें मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी एक्सपायरी थे, उनको भी सेट करवाना के लिए मुझे टाइम चाहिए था, उनके रिन्यूअल के लिए भी। तो मैंने अपना जो वीज़ा इंटरव्यू था उसको रीस्केड्यूल करवाया, और जो डेट थी वो मैं जून 2023 में ले गया। यहाँ मैं जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको मैं अपनी तरफ से चंद सजेशंस देना चाहता हूँ। अगर आपने अपना वीज़ा स्क्रीन करवाना है, स्पेशली आप लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो जितनी जल्दी हो सके आप अपना वीज़ा स्क्रीन को प्रोसेस करवाएं, ताकि वक्त आने पे आपको भी किसी किस्म का डिले का सामना ना करना पड़े। इसके बाद सबसे अहम जो हिस्सा था कि जब मेरे डॉक्यूमेंट सारे पूरे हो गए और हमने सेट डेट में जो अपना इंटरव्यू था यूके एम्बेसी में वो जाके दिया। इस ज़िमन में मुझे लंदन में जाकर अपना और अपने फैमिली का डिटेल्ड मेडिकल करवाना पड़ा। जो मेरी रफ कॉस्ट है वो मैं आगे अगले सेक्शन में बताऊंगा कि टोटल मेरा कितना खर्चा आया। फिर मेरे कुछ पैसे पुलिस सर्टिफिकेट लेने में भी लगे, मेरे और मेरे वाइफ के। मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा।
उस वक्त कोविड था, आपका तो नहीं मुझे पता, लेकिन मेडिकल में जो वैक्सीनेशन में एक इशू आया कि मेरी और मेरी वाइफ की तो कोविड की सारी वैक्सीनेशन पूरी हो चुकी थी, बच्चों की दूसरी वैक्सीनेशंस तो पूरी थी, लेकिन उनकी कोविड की वैक्सीनेशन नहीं थी। तब मैंने उनकी वो कोविड की वैक्सीनेशन पूरी करवाई अपने इंटरव्यू की डेट से पहले। और फिर हमने अपना इंटरव्यू जून 2023 को दिया। जो मैं अपना मेडिकल लंदन में गया था वो मुझे याद आता है बेंटिक स्ट्रीट पे था। उसमें चेस्ट, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, वैक्सीन, इन सब का मिला के तकरीबन 1080 पाउंड के लगभग उन्होंने हमसे चार्ज किए थे, हम सब के, यानी 4 लोगों के। 6 जून 2023 का दिन मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम है। मैं लंदन एम्बेसी यूके गया, कॉन्सुलर ऑफिस में अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और वहाँ जो कॉन्सुलर ऑफिसर के सामने इंटरव्यू देने के लिए। काउंसलर ऑफिसर ने सारे डॉक्यूमेंट देखे, मुझसे कुछ सवाल किए, और फिर वो अल्फाज कहे जो हर इमिग्रेंट सुनना चाहता है, एवरीथिंग लुक्स गुड, योर वीज़ा विल बी अप्रूव्ड। और इसके साथ ही मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बाहर एम्बेसी से बाहर निकला, यकीन जाने मेरी आंखों में आंसू आ गए, और वो एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मरहला था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है, वो था यूएसए में आने की तैयारी। 9 अगस्त 2023 को हमने अपनी फ़्लाइट्स बुक की। मेरी फ़्लाइट का जितना भी एक्सपेंस था वो सारा मेरे एम्प्लॉयर ने बेयर किया। अपनी वाइफ और 2 बच्चों का एक्सपेंस मैंने बेयर किया। इसके बाद फिर जब हम यूएस लैंड किए, और मेरा यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंस था कि जब हम यूके से फ्लाई किया, तो हमने जो एयरलाइन थी वो थी एयरलिंगस, और उसने आयरलैंड हमें पहले, लंदन टू आयरलैंड गए। आयरलैंड में मेरी सारी जो एक तरह की वीज़ा स्टैंपिंग थी वो आयरलैंड में हुई, और उन्होंने वहाँ से मेरा पासपोर्ट लिया और उसके ऊपर एंट्री स्टैंप लगाई, और उसके साथ वहाँ का जो बॉर्डर कस्टम ऑफिसर था उसने मुझे एक बड़े अच्छे अल्फाज अदा किए जो मुझे आज भी याद आता है और बड़ी खुशी महसूस होती है। उसने कहा, वेलकम इन टू अमेरिका। और यही वो लम्हा था जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद मैं जैसे ही लैंड हुआ और चंद दिन में ही मैंने MUSC साउथ कैरोलिना चार्ल्सटन में अपनी जॉब का आगाज़ कर दिया। मेरे बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, और मेरी वाइफ ने यहाँ पर जो हमारी नई ज़िंदगी का एक अहम मोड़ आया था उसके हिसाब से हमारे घर का सेटअप करना शुरू कर दिया। तो अब मैं आपको ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बताना चाहता हूँ कि तकरीबन क्या कॉस्ट आई। अ, ये एक तरह का प्रैक्टिकल एस्टीमेट है जिसमें मैंने मुख्तलिफ कॉस्ट्स को ऐड किया, क्योंकि मेरे एम्प्लॉयर ने मेरा EB3 स्पॉन्सर किया था और उन्होंने ही USCS और जितनी भी लीगल फीस थी वो कवर की थी, जिसमें पर I-140, उसकी प्रीमियम प्रोसेसिंग, अटॉर्नी, ये सब फीसेस शामिल है। ये तकरीबन 5 से 10 हज़ार के करीब करीब अमाउंट बनी जाती है, और ये सब जो था वो मेरे एम्प्लॉयर ने कवर किया था। लेकिन इसके साथ बहुत सारे और भी अखराजात थे जो कि मुझे बेयर करना पड़े, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे 3 डिपेंडेंट थे, उन सब के मैंने किए। इसके अलावा जो पर्सनल लेवल पे जो डॉक्यूमेंटेशन है, मिसाल के तौर पे जिस तरह वीज़ा स्क्रीन है, और जिस तरह मैंने बताया कि मैंने 2 दफ़ा वीज़ा स्क्रीन अप्लाई किया, उस पर तकरीबन मेरा $900 खर्चा आया। फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे एक्सपेडाइटेड प्रो रिव्यू के लिए, फिर DHA की वेरिफिकेशंस के लिए मैंने DHL करवाया, कोरियर सर्विस करवाई, उस पर भी तकरीबन मेरा $400 से $500 का एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। इसके अलावा यूके के अंदर एक्रो पुलिस सर्टिफिकेट लिया, मेरा और मेरी वाइफ का दोनों का मिला के, क्योंकि पर पर्सन 104 पाउंड थे, और दोनों का तकरीबन हमारा मिलाकर तकरीबन $260 के करीब करीब ही खर्चा बनता है।
यूके के अंदर हमने एक्रोपोलिस सर्टिफिकेट लिया। मेरा और मेरी बीवी का दोनों का मिला के 104 पाउंड के करीब करीब खर्चा बनता है, जो कि तकरीबन $260 के करीब था। लंदन में जो हमारा हम चारों का जो मेडिकल एग्ज़ाम हुआ, वो उसकी टोटल फीस 1080 यानी 1080 पाउंड थी, जो कि तकरीबन $1350 के करीब करीब बनती है। DS-260 मेरी फीस तो मेरे एम्प्लॉयर ने पे की, पर मुझे पर पर्सन $325 देने पड़े, जो कि टोटल बनते हैं $975। यूएस इमिग्रेंट फीस मेरी भी मेरे एम्प्लॉयर ने पे की, जबकि तीन जो मेरे डिपेंडेंट थे उनका पर पर्सन $220 थे, और मुझे इन टोटल $660 को की फीस पे करनी पड़ी। इसके अलावा कोरियर चार्जेस, फोटोज, डॉक्यूमेंटेशन, नोटराइजेशन मिलाकर तकरीबन $200-250 का, इससे ऊपर भी मेरा खर्चा आया था। क्योंकि मैं यूके में था, लंदन में था, और मेरी जो प्राइमरी रहाइश वो लंदन में नहीं थी, वो साउथ में थी। मैं उस वक्त पोर्ट्समouth में रहता था, और उसके करीब ही नफील्ड हॉस्पिटल है, वहाँ काम करता था। लेकिन मुझे इसके लिए फ्रिक्वेंटली कोई 5 से 6 दफ़ा लंदन आना पड़ा। इसलिए वो आना, होटलिंग, क्योंकि लंदन आते थे वहाँ ओवरनाइट स्टे करते थे, तो तकरीबन ट्रैवलिंग में, गैस में और इन सब में हमें तकरीबन 1000 सब मिलियन डॉलर का ये भी खर्चा आ ही गया था। तो अगर मैं कुल मिला के कहूँ, मैं और मेरी फैमिली हम 4 लोग थे, जो मेरा आउट ऑफ पॉकेट खर्चा हुआ तो तकरीबन $6 से 8 हज़ार तक का, आप समझ लें इतना खर्चा तो आ ही जाएगा अगर किसी की इतनी फैमिली है। ये शायद बहुत लगे और या शायद कुछ लोगों को कम लगे, ये मैं अपने लिहाज से बात कर रहा हूँ। मैं उस वक्त लंदन था, मेरे जो एक्सपेंसेस वो डिफरेंट थे। अगर आप यूएई में हैं या अगर आप पाकिस्तान में हैं, तो कॉस्ट तकरीबन डिफरेंट है, और यूएई और पाकिस्तान की कॉस्ट इससे ट्रैवल और बाकी मामलात में काफ़ी कम है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप EB3 के बारे में आने के बारे में सोच रहे हैं या आप आना चाहते हैं, तो आपके सामने ही है मेरा कि 2018 में तकरीबन मेरा ऑफिशियल एक तरह से शुरू हुआ, और मुझे तकरीबन 5 साल और 5 महीने लग गए इस वीज़े पे आने में। लेकिन ये मैं कहूँगा कि अगर मैं H1B या किसी और वीज़े पे आता, तो इस वीज़े का मुझे बहुत ज़्यादा ये है कि एक तरह से तसल्ली बहुत है, जॉब सिक्योरिटी बहुत है, और जहनी सुकून बहुत ज़्यादा। अमेरिका आने के बाद मैंने बिल्कुल भी अपनी बिल्कुल इनसिक्योरिटी फील नहीं की, जो इनसिक्योरिटी मुझे यूके में या यूए में फील होती थी, कि भाई मेरा जो स्टेटस है वो टाई अप है मेरी जॉब के साथ। अगर मेरी जॉब गई तो मुझे यहाँ से भी जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एज है जो लोग ग्रीन कार्ड पर अमेरिका में आते हैं। अ, अगर मैं अपनी इस सारी जर्नी से कुछ चीज़ अखज़ करूँ, वो तो ये है कि जो आप एस्टिमेट टाइमलाइन करते हैं वो एक सी नहीं होती, टाइमलाइन ऊपर नीचे हो जाती है, तो ये बड़ा सब्र का काम है। दूसरी ये कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग है उसको जितना जल्दी शुरू करना चाहें करें, और अपने डॉक्यूमेंट्स पे नज़र रखें कि उनकी एक्सपायरी डेट कब है, उनका रिन्यूअल कब है, यानी आप अपनी फाइल को हमेशा अपडेट रखें। तीसरा ये कि आप अपनी ईमेल कम्युनिकेशन, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब को सेव रखें। मेरे पास अपनी अभी तक की सारी रिसिप्ट्स पड़ी हैं, जो कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैं दोबारा वापस गया, वो मैंने दोबारा वो सारी चेक की, और मैं आप लोगों को एग्जैक्ट टाइमलाइन और जो कॉस्ट है उस हवाले से बता सका। चौथी बहुत अहम बात मैं यहाँ करूँगा कि आप अपनी फैमिली को भी अपने साथ मेंटली प्रिपेयर करें, क्योंकि जब ये जर्नी शुरू हुई थी तो मेरा एक बच्चा था, एक बेटा था, और जब मैं यूएस लैंड किया तो मेरे 2 बच्चे थे। मेरे बेटी की उम्र तब 6 साल हो चुकी थी और मेरी बेटी 3 साल की थी। तो ये आपकी ज़िंदगी क्योंकि रुकती नहीं है, आप मूव ऑन करते रहते हैं, तो ये बहुत अहम चीज़। इसके अलावा यूएस में एक और चीज़ भी बहुत अहम है, वो रेट्रोग्रेशन। समटाइम रेट्रोग्रेशन भी हो जाती है, और इसलिए आपको
वीज़ा बुलेटिन को भी गाहे बगाहे उसको भी देखना पड़ता है और उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप भी अमेरिका आना चाहते हैं और आप कौन सा वीज़ा टारगेट कर रहे हैं, और अगर आपने भी EB3 वीज़ा लिया है तो आपकी क्या जर्नी रही। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और अगर मदद कर सकता हूँ तो ज़रूर करता हूँ और कमेंट्स का लाजमी जवाब देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने यूके की जॉब कैसे ढूंढी जब अमेरिका का इंतज़ार चल रहा था, और उस जॉब ने मुझे और मेरी फैमिली को कैसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया, और कुछ सालों तक मैं अमेरिका की बजाय यूके के अंदर कैसे अपना गुजारा किया। आप लोगों को देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।